हम आपको एबीपी लाइव पे लेटेस्ट कार्स और बाइक्स के रिव्यूज़ तो देते हैं, मगर अब एक नए सीरीज़ में हम बताएंगे द पीपल बिहाइंड दोज कार्स एंड बाइक इन अ न्यू सीरीज़ कॉल्ड एबीपी ऑटो टॉक्स। और आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन है। जी हाँ, हम बात करें शशांक श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स, हु विल टॉक टू अस रिगार्डिंग द प्लान्स ऑफ मारुति सुजुकी, द फ्यूचर, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, एंड ऑफ कोर्स हाउ हैज़ बीन द ईयर सो फार। थैंक यू सर फॉर स्पीकिंग टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मारुति सुजुकी ने सडनली एक्सेलेरेटर पे पैर रख दिया, हम बोल सकते हैं, क्योंकि नया बेलेनो आया, क्रूशियल लॉन्च अर्टिगा XL6, न्यू वैगनर। सो हाउ हैज़ बीन द ईयर सो फार फॉर मारुति? नहीं, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि अगर आप पिछले 5-6 महीने देखें तो मारुति ने 5 नए प्रोडक्ट्स उतारे हैं मार्केट में। नई सेलेरियो, न्यू बेलिनो आपने ज़िक्र किया, न्यू वैगन आर, और अप्रैल के महीने में तो हमने एक हफ्ते के अंदर न्यू अर्टिगा और एकदम नई XL6 भी लॉन्च करी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल देखें तो हमारे नए लॉन्चेस नहीं हुए थे, कुछ कोविड के चलते और कुछ हमने प्लानिंग ऐसे करी हुई थी। तो इससे हमारे को मार्केट में बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और सिर्फ मैं बुकिंग्स या डिलीवरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक ओवरऑल कंज्यूमर सेंटीमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है और हमारे नेटवर्क में भी कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। और जहाँ तक एक्चुअल बुकिंग्स वगैरह अगर आप देखें तो लगभग सभी गाड़ियों ने बहुत अच्छी बुकिंग नंबर्स देखने को मिले हैं और रिटेल्स बहुत अच्छी हुई है। तो ओवरऑल साल की शुरुआत मेरे नज़र में बड़ी अच्छी हुई है। आपने जो बोला कि काफ़ी सारा डिमांड अब आया है ड्यू टू ऑब्वियसली न्यू प्रोडक्ट्स, तो मारुति सुजुकी, हाउ इज़ इट हार्ड टू कीप अप विद द डिमांड? क्योंकि ऑब्वियसली अभी चैलेंजेस तो है ही, कंटिन्यू कर इस कार मेकर्स आर फेसिंग। तो आप कैसे डिमांड को कोप अप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे गाड़ियों की डिमांड तो ज़्यादा हुआ है? जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका, क्योंकि एक तरफ तो डिमांड जनरेशन का बात है, दूसरी तरफ बात है सप्लाई कॉन्स्टेंट की। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर के चलते हमारे सप्लाई में बड़े इश्यूज़ आए, और यही वजह है कि जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो अब बहुत बढ़ गई हैं और कंज्यूमर की जो वेटिंग पीरियड है वो बढ़ गया है। आप जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो करीब 3,25,000 बुकिंग मारुति सुजुकी के पास में हैं इस समय, और अलग अलग मॉडल्स में तो खैर मुख्तलिफ है वेटिंग पीरियड। लेकिन ये सेमीकंडक्टर का इशू जब तक रहेगा तब तक हम ये देखेंगे कि कुछ मॉडल्स में बुकिंग्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, और कंज्यूमर का जो वेटिंग पीरियड है वो बढ़ गया है। और पिछले साल तो हमारे को मई में एक और प्रॉब्लम हुई थी, वो ये प्रॉब्लम हुई थी कि कोविड के चलते लॉकडाउन हुआ था, और मई के महीने में अगर आप देखें पिछले साल बहुत कम प्रोडक्शन हुआ था, और ये भी एक बड़ी वजह है। दूसरा CNG की जो डिमांड आई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और तो सप्लाई के कॉन्स्टेंट्स वहाँ भी हैं। तो ओवरऑल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि चैलेंजेस सप्लाई को लेके मार्केट में हैं इस समय, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन चैलेंजेस से निकला जाए और कंज्यूमर को जल्द से जल्द जो उन्होंने बुकिंग कराई उनको गाड़ी दी जाए। आपने जो बोला चिप शॉर्टेज, तो ड्यू सी लाइट इन द एंड ऑफ द टनल, या थोड़ा प्रॉब्लम कम हो रहा है या सेम है? आप देख सकते हैं फ्यूचर में शायद वेटिंग पीरियड कम हो जाए गाड़ियों की। जी बिल्कुल, हमारे कोशिश भी यही है, और मुझे लगता है कि हम उस समत में डायरेक्शन में बढ़ भी रहे हैं। जैसे अगर आप देखें सितंबर के महीने में पिछले साल जब ये उरूज़ पे थी, ये जो समस्या है ये, उस समय हमने अपने प्रोडक्शन प्लान से लगभग 50% गाड़ी बनाई थी, 40%। अक्टूबर में हमने ये बढ़ा के 60% करी, फिर नवंबर में 85%, दिसंबर में करीब 90%, और उसके बाद जनवरी फरवरी में 92-93% तक भी गए हम। और उसके बाद से ये स्टेबल इसी रेंज में है, और जहाँ तक हमको दिख रहा है तो हमें ये लग रहा है कि इस क्वार्टर भी ये प्रॉब्लम रहेगी। आगे जो बिल्कुल जो लाजमी जो सवाल होता है वो ये होता है कि भी 100% कब ठीक हो जाएगा। तो उसका एक मैं मुख्तसर सा ये जवाब दे सकता हूँ कि वो शायद हम इस समय आपको नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते, ये नहीं कि हम बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है अवेलेबिलिटी की सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स की, वो इस समय हमारे पास आगे की बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये हम बोल सकते हैं कि सिचुएशन में अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी पूरा 100% अभी हम उस नॉर्मल वाले स्टेज पे नहीं आए हैं। अच्छा, तो क्या आपको ये प्लान्स अफेक्ट करते फ्यूचर प्रोडक्ट प्लान्स, क्योंकि आपको सोच के
शायद गाड़ियाँ लॉन्च करनी पड़ी थोड़ा, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आप जो बोल रहे हैं। हाँ, तो फ्यूचर प्रोडक्ट प्लान एक्चुअली पे उतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं उसको वजह बताता हूँ आपको कि जो फ्यूचर हम प्रोडक्ट प्लान करते हैं वो 4 साल पहले से प्रोडक्ट प्लान फिक्स होता है, क्योंकि वो वक्त लगता है कोई भी नए मॉडल को लाने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, अगर जो गुज़िश्ता 4-5 महीनों का जो प्रॉब्लम है, उसके बुनियाद पे हम कोई प्रोडक्ट प्लान को जो हम 4 साल से पहले बनाए हुए हैं उसको हम तब्दील नहीं करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर कोई वेरिएंट हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, या हम कोई जैसे किसी गाड़ियों में सीएनजी का नए गाड़ी में लाना चाह रहे हैं, वो हाँ हमको कई बार उसको मुलतवी करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है अगर कंपोनेंट की शॉर्टेज हो। लेकिन जो बेसिक मॉडल है उसको हम उसके लॉन्च में हम उसमें इतना ज़्यादा तब्दीली नहीं करते हैं। हम बैठे बलेनो के साथ, आपकी बिग न्यू लॉन्च रिसेंटली। इसमें सबसे बड़ा चीज़ था जो टेक, जो मैंने भी गाड़ी चलाया था, टेक इसमें ज़्यादा है। तो क्या आप देख रहे हैं कंज्यूमर्स में टेक का इंटरेस्ट या डिमांड बढ़ गया है कंपेयर टू अदर फैक्टर्स पिछले सालों से? बिल्कुल। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि जो एस्पिरेशनल लेवल है इंडियन कंज्यूमर्स का, वो उसमें खासा इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि हम भी इस ट्रेंड को देखते हुए हमने भी जो है अपने मॉडल्स में काफ़ी सारा टेक का एलिमेंट ऐड किया है, फीचर्स का एलिमेंट ऐड किया है। तो फीचर्स और टेक ये कंज्यूमर को काफ़ी लुभा रहा है, उनकी जो वो एक चॉइस करते हैं प्रोडक्ट्स की, वो इस पे काफ़ी कुछ इस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इसमें से अपने हेड्स अप डिस्प्ले, आई मीन कुछ साल पहले मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जी, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे बलिनो की कैटेगरी में HUD कहीं भी नहीं है, या 360 कैमरा भी है। तो इस तरह के बहुत सारे, आप सुजुकी कनेक्ट है जो हम पहले एक्सेसरी की तरह देते थे, वो हम आज की डेट में इसको इनबिल्ड करके दे रहे हैं, और सुजुकी कनेक्ट का नेक्स्ट वर्जन है ये। तो इस तरह से जो कई सारे फीचर्स हैं वो, और आप आगे वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर का जो एस्पिरेशनल लेवल बढ़ा है उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि हम अपने प्रोडक्ट्स में ये सारी तब्दीलियाँ लाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडियन कस्टमर थोड़ा ज़्यादा अवेयर है आजकल, और फंक्शंस यूज़ भी करते हैं कनेक्टेड टेक जैसे इन स्मार्टफोन टेक। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है, और भी फीचर्स ट्रिकल डाउन करेंगे मास मार्केट कार्स में? बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये जो एस्पिरेशनल लेवल है वो सारे सेगमेंट में ही है, और आगे आने वाले टाइम में ज़रूर ये जो फीचर्स हैं वो मैंने तो वो भी वक्त देखा है, काफ़ी साल पहले की बात है, जब एक AC गाड़ी में होना एक यूज्ड टू बी कि ये एक डिलक्स वर्जन है। या जैसे हमारे यहाँ पे पावर स्टीयरिंग है, जो बहुत सालों तक, ये तो 1995-96 के दरमियान ये पावर स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट आया था। अदरवाइज इवन कलर्ड बम्पर, पहले ब्लैक बम्पर ही होते। तो इस तरह से आप देखेंगे अब जो चीज़ें पहले ऊपर के एंड के गाड़ियों में होती थी, वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करके अब करीब करीब सभी गाड़ियों में है। और हमें ये महसूस होता है कि ये ट्रेंड जो है आगे भी, जो आज हमें लग रहा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़े एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, वो भी धीरे धीरे जो है अक्रॉस द सेगमेंट्स उसमें आ जाएंगे। सर आपसे एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि कार बार का जो ट्रेंड्स वो बदल रहा है, लोगों का SUV का शौक ज़्यादा है जी। जैसे कि आपकी जो एस्प्रेसो वो एक माइक्रो SUV के सेगमेंट में, तो फ्यूचर में क्या आपको लगता है कि हैचबैक का जो डिज़ायरेबिलिटी, जो इंटरेस्ट, वो शायद थोड़ा कम हो जाए, लोगों पे SUV पे ज़्यादा ध्यान पड़ जाए? हाँ, देखिए वो मार्केट के वो उसका जो झुकाव किस तरफ है कंज्यूमर का, उस पे ही मशरूत है। लेकिन अब ये भी सच है कि SUV सेगमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब 2 साल पहले ये करीब 26% होता था मार्केट का, आज की पिछले साल जो है 21-22 में ये 40% हो गया, और ये हैच से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हैचेस केम डाउन फ्रॉम अबाउट 45% टू अबाउट 38-39%। लेकिन हैचेस की भी एक अहमियत है। अब अगर आप देखें 1-1.5 साल पहले ही अगर ये मार्केट 31 लाख का, जैसे पिछले साल करीब 30,70,000 गाड़ी बनी, तो उसमें से लगभग 13 लाख गाड़ियाँ, 13.5 लाख गाड़ी जो हैं वो हैचेस थी। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। और इंडिया में जैसे हम लोग कहते आए कि इंडिया में भी अब 2 तरह के मार्केट बन गए, एक है भारत का मार्केट और एक है इंडिया का मार्केट। तो वो जो मार्केट भारत का है, जहाँ पे अभी भी जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ज़रूरी है,
किसी भी सक्सेस का, किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए। तो वो फैक्टर अभी भी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि कई कंज्यूमर्स हैं जो गाड़ी ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास वो साधन अभी नहीं है, तो वो बड़े प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं। तो ये जो लोअर एंड का सेगमेंट है, हाल फिलहाल में जो प्राइसेस बढ़ी हैं उससे मुतासिर हुआ है और उस पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बुनियादी ज़रूरत है, वो तो अभी भी बरकरार है। और यही वजह है कि ये अभी भी 13.5 लाख 14 लाख बहुत बड़ा सेगमेंट है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आगे कॉस्ट डाउन होता है या किसी तरह से ये कोई और फैक्टर्स आते हैं जिस वजह से ये अफोर्डेबल हो सकें गाड़ियाँ, तो ज़रूर इसका एक अलग इसकी रिक्वायरमेंट है और वो जारी है। जहाँ तक एसयूवी का सवाल है, एसयूवी का रुझान कई देशों में, कई मुल्कों में हमने देखा है, सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पे ग्लोबल मार्केट में भी, चाहे वो चीन हो या रूस हो या यूएस हो, इवन जापान हो, जहाँ पे एसयूवी की तरफ झुकाव बड़ा है। और ये रुझान हमने देखा है कि ज़्यादातर करीब 50% मार्केट पे आके ये एक प्लेटो सा होता है। जैसे आप यूरोपियन मार्केट देखें या कोई लैटिन अमेरिकन के मार्केट में देखें, अभी हम लोग 40% पे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसका जो ये रुझान जो हम देखने में आया है पिछले 2-3 सालों में, ये आगे भी कंटिन्यू करेगा और उसके बाद में ये प्लेटो ऑफ होगा। हाँ, एक प्लेटो ऑफ होगा। और इसलिए सारे सेगमेंट इम्पॉर्टेंट हैं और आज की डेट में हाँ सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ सेगमेंट एसयूवी। आप बोल रहे थे हैचबैक सेगमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, एक नए जो रूल्स रेगुलेशन आए, सेफ्टी 6 एयरबैग्स, ये सब, तो हैचबैक के प्राइसेस तो फिर बढ़ जाने की आज थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है, तो आप कैसे इसको संभालेंगे, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा है जी हैचबैक कंज्यूमर? जी बिल्कुल सही, क्योंकि जो सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस होती है, जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस बोलते हैं, वो जो लोअर सेगमेंट की तरफ है, जो कार बाइंग का जो स्पेक्ट्रम, बायर्स का स्पेक्ट्रम है जो लोअर एंड पे है, उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ज़्यादा हाई होती है। इन अदर वर्ड्स दे आर मोर सेंसिटिव टू प्राइस हाइक्स है। तो जब वो प्राइसेस में इजाफा होता है तो जाहिर है कि ये वाला जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। और यही हमने देखा है हाल पिछले कुछ उसमें, फॉर वेरियस रीजंस, या तो टैक्सेस बढ़ गए हैं या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, चाहे वो एमिशन के लेते हुए हो या सेफ्टी के लेते हुए हो। तो हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर रेगुलेटरी प्रेशर रहेगा जिससे कि इसके कॉस्ट पे फ़र्क आएगा और कॉस्ट पे फ़र्क आने से प्राइसेस भी बढ़ेंगी और प्राइसेस के बढ़ने से ये है फैक्ट कि इस सेगमेंट पे ज़्यादा असर पड़ेगा। असर तो सारे सेगमेंट्स पे पड़ेगा लेकिन इस पे शायद ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूल प्राइसेस, ऑब्वियसली इवन दो थोड़ा सा कट हुआ है रिसेंटली, मगर फ्यूल प्राइसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मारुति सुजुकी के लिए ऑब्वियसली आपकी गाड़ी में है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, बट गोइंग फॉरवर्ड आपके इन व्यू पॉइंट से हाइब्रिड ज़्यादा मैटर करेगी इन द इमीडिएट या फ्यूचर इलेक्ट्रिक, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? हाँ, तो हमारी नज़र में एक्चुअली जैसे कि ईवीज़ की इतना ज़िक्र होता है, तो आगे जाके इंडस्ट्री में ये कंसेंसस तो है कि आगे जाके ईवीज़ का जो एडॉप्शन है वो बहुत फास्ट होगा, लेकिन वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आएगा वो अभी किसी को पता नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि 2028-29 तक शायद 10% गाड़ियाँ जो हैं ईवीज़ होंगी। तो अगर आप CAGR देखें 7-8% का, जैसे हमने देखा है पिछले सालों में, तो उस हिसाब से 2030 तक हिंदुस्तान में करीब 70 मिलियन कार्स बनेंगी। 70 मिलियन कार्स, तो 70 मिलियन में अगर आप 10% भी हटा दें तो करीब 63 मिलियन कार्स आइस, जो इंटरनल कम्बशन टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हैं, वो रहेंगी। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो और ईवीज़ उस समय तक पूरी 10% ही होंगी। तो हमें बाकी गाड़ियों का क्या करना है? अगर उनको हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है तो इंडस्ट्री को ये पता है कि हमें 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे हम बेटर फ्यूल एफिशिएंसी वाली टेक्नोलॉजी लाएँ, नंबर 1। जो अभी की गाड़ियाँ हैं उसको कैसे हम फ्यूल एफिशिएंट बनाएं, क्योंकि उसी से कार्बन जो का एमिशन है वो कम होगा। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इस दौरान क्या हम कोई ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जिससे एमिशन कम हो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। उसमें सबसे पहली चीज़ तो है जैसे फ्यूल का
टाइप ही चेंज हो जाए, जैसे CNG बहुत एनवायरनमेंट क्लीन है और रनिंग कॉस्ट भी कम है, तो हमने फिर CNG की गाड़ियाँ भी इसलिए लेके आए। लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर ऑफ CNG, वी हैव 9 मॉडल्स आउट ऑफ 15 विच आर CNG। तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसके बीच में ना कोई दरमियानी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, जैसे हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड में क्या होता है कि आपको जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ चार्जिंग होता है। तो हाइब्रिड एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, वो पार्टली EV की तरह काम करता है और उसमें उतनी बड़ी बैटरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम EVs के साथ आज की डेट में है कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत हाई है, क्योंकि बैटरी उसमें बड़ी लगती है और बैटरी की टेक्नोलॉजी अभी इस समय बहुत महंगी है। तो ये जो चीज़ है, ये सब प्रॉब्लम हाइब्रिड में नहीं है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमें जो है ये जो रास्ता जो दिख रहा है EVs की तरफ से, दैट वुड गो थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन विच इज़ दी हाइब्रिड। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो, और ये मुझे लग रहा है एक प्रैक्टिकल सा इशू है। इसमें कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं होगी क्योंकि वो सेल्फ चार्जिंग है, और दूसरा आपका एमिशन में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है हाइब्रिड्स का। तो आप सही बोल रहे हैं कि एक ये अच्छा ऑप्शन है हाइब्रिड भी आगे आने वाले टाइम। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, क्योंकि काफ़ी लोगों का डिमांड है, मारुति सुजुकी स्पेशली। जी, तो देखिए हमारी कुछ गाड़ियों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, लेकिन जिसको हम स्मार्ट हाइब्रिड है, बेलिनो में भी है स्मार्ट हाइब्रिड है, XL6 में स्मार्ट हाइब्रिड, ब्रेजा में स्मार्ट हाइब्रिड है, अर्टिगा में स्मार्ट हाइब्रिड है, लेकिन ये लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग होता है। तो जैसे ये इनको बोलते हैं एक सॉफ्ट हाइब्रिड कह लीजिए या वीक हाइब्रिड्स बोल लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स भी होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक पावर पे ज़्यादा वक्त चलती है गाड़ी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर पे चलेगी, जितनी परसेंटेज ऑफ टाइम इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिक पावर, ऑब्वियसली इट इज़ लेस पोल्यूटिंग एंड इट इज़ सो मच मोर फ्यूल एफिशिएंट। तो वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। और हाँ, आगे आने वाले टाइम में ज़रूर हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया द रोड टू EV इज प्रॉब्ली थ्रू दिस। यस, काफ़ी लोगों में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि काफ़ी लोगों EV खरीदना चाहते हैं मगर चार्जिंग एक्सेस नहीं है जी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो इंडियन मार्केट स्पेसिफिक है। जी, आप ऑब्वियसली मारुति, जब आपने एक बिग इन्वेस्टमेंट किया है ड्यूरिंग बैटरी प्रोडक्शन एंड ऑल, अब आपने एक अलग सा एक टेक्निक रूट लिया है जो दूसरे कंपनीज से, तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या दोनों में डिवाइड करेंगे, हाइब्रिड EVs दोनों प्लान कर रहे हैं? देखिए हम लोग टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक हैं। इसका मतलब कि जो हमारे एनवायरनमेंट के जो एमिशन के जो चैलेंजेस हैं, जो टारगेट्स हैं, उसको ज़रूरी नहीं कि कोई एक टेक्नोलॉजी से ही फुलफ़िल किया जाए। यू कैन हैव ए मिक्स, you can have more fuel efficient ICE engines, you can have more hybrids, you can have more CNG, you can have more flex fuel, कई सारी टेक्नोलॉजी हैं। तो वो हदफ जो है एमिशन का, उसको कैसे हम यकीनी बनाएं, वो हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आगे आने वाले टाइम में जब एमिशन के नॉर्म्स और हैवी होते जाएंगे और तगड़े होते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसका प्रपोर्शन धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा उस हदफ को पाने के लिए। फाइनल क्वेश्चन, एक गाड़ी है, हमारे व्यूअर्स सब ने बोला है कि कब आ रही है, थोड़ा अगर कुछ बताए उसके बारे में। ऑब्वियसली मैं नई ब्रेजा के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता दें उसके बारे में। हाँ जी, देखिए मैं आगे वाले जो टाइमलाइन है उसका एग्जैक्ट टाइमलाइन तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आगे वाले प्रोडक्ट्स का जाहिर सी बात है मैं इस समय उसको वो दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि मारुति आने वाले वक्त में और आने वाले मतलब नियर फ्यूचर में हम जो हैं SUVs में काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें प्रोडक्ट्स उतारना चाह रहे हैं, और उसकी वजह भी बहुत वाज़ेह है। वजह यह है कि अगर आप नॉन SUV का सेगमेंट देखें तो हमारा जो बाज़ार की हिस्सेदारी है, मार्केट शेयर जो है वो करीब 65% है। ये आज तक मारुति का नॉन SUV सेगमेंट में 65% मार्केट शेयर नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल मार्केट शेयर पे प्रेशर है, और उसकी बुनियादी वजह वही है जो मैंने आपको बताया कि SUV सेगमेंट में हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी कम है, जबकि SUV एक तेज़ी से उभरता हुआ और बढ़ता हुआ सेगमेंट है। तो लिहाजा हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा,
और अगर हमें 50% का जो मार्केट शेयर अगर हमारा हदफ है तो उसको पाने के लिए उसको यकीनी बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारे को एसयूवी सेगमेंट में अच्छा मार्केट शेयर चाहिए रहेगा। हमारा इस समय 2 एसयूवीज़ हैं, विटारा ब्रेज़ा और एस क्रॉस। तो विटारा ब्रेज़ा तो हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी है एंट्री सेगमेंट में। हमने पिछले साल करीब 1,15,000 गाड़ी सेल करी थी, तो वो तो अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमने उसको और बेहतर बनाया है और अभी आने वाले कुछ दिनों में शायद आपको वो देखने को मिलेगा नई ब्रेज़ा का। उसके अलावा हम एसयूवीज़ में क्योंकि सिर्फ ब्रेज़ा से तो हम मार्केट शेयर उसका हासिल नहीं कर सकते 50%, लेकिन आगे आने वाले टाइम में और बहुत जल्द टाइम में हम अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं विद इन एसयूवी सेगमेंट उसमें हम ज़रूर गाड़ी उतारेंगे। अब ब्रेज़ा के ऊपर की सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं जो एक है मिड एसयूवी है, आप बिल्कुल सही। एक लाइफस्टाइल एसयूवीज़ भी होते हैं। तो लाइफस्टाइल एसयूवी अलग होती हैं, वो छोटी होती हैं लेकिन वो एंट्री एसयूवी जैसी नहीं होती हैं। तो इस तरह के भी सेगमेंट अब उभर के आए हैं एसयूवी सेगमेंट, तो वो तो डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है और हम इस सेगमेंट में भी कोशिश करेंगे कि हम अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड। हमारे दर्शक भी वेट कर रहे हैं आपके नए प्रोडक्ट्स के लिए एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच टू अस। थैंक यू। इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू।